वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर अनुभा शर्मा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 9 पार्ट 5 दैट इज एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी के जितने भी कंटेंट हैं। अभी हम लगातार एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी यूनिट 9 को डिस्कस कर रहे हैं और आज के पार्ट में हम टिश्यू कल्चर क्या होता है, प्लांट ब्रीडिंग क्या होती है, कैसे हम पेस्ट रेजिस्टेंट वेराइटीज़ को डेवलप कर सकते हैं, है ना, बायो फोर्टिफिकेशन क्या है, ये सारे पॉइंट्स आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। तो ध्यान से बैठिए और देखते हैं वन बाय वन हर टॉपिक को कि हर टॉपिक का फायदा क्या है इन प्लांट ब्रीडिंग। यस, सो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है जो हम आज डिस्कस करेंगे दैट इज प्लांट ब्रीडिंग फॉर डेवलपिंग रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट पेस्ट। इंसेक्ट जो पेस्ट हैं उनसे किस तरीके से हम रेजिस्टेंस डेवलप कर सकते हैं और उसमें कौन कौन से प्लांट ब्रीडिंग के मेथड इन्वॉल्व होंगे। तो मेजर कॉज फॉर लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन जो है क्रॉप प्लांट का वो पेस्ट ही होता है। पेस्ट जब हमारा एक स्टेज पर आकर क्रॉप ग्रो कर जाती है तो अचानक पेस्ट आ जाते हैं और उनकी लीफ, फ्रूट, सीड, अलग अलग उनका फूड पार्ट होता है रिलेटेड आकर उसको क्या करते हैं, कभी कभी बिल्कुल जो है उसकी मेहनत पर पानी फेर देते हैं। जो भी किसान उस टाइम उगा रहा होता है अपनी क्रॉप को, चाहे वो व्हीट है, राइस है, तो बहुत वो झुंड में आएंगे और पूरा फैल जाएंगे पूरे खेत में, है ना। तो अगर इस तरीके से जब अगर डिस्ट्रक्शन होगा तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है किसानों का। तो इसीलिए जो पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी बनाई जाती हैं कि क्या, या फिर ऐसे मेथड जिनसे कि हम इन पेस्ट से अपनी जो क्रॉप है उसकी सुरक्षा कर सकें। सो मेजर कॉज फॉर लार्ज स्केल रेस्ट्रिक्शन ऑफ क्रॉप प्लांट जो होता है वो होता है इंसेक्ट एंड पेस्ट इन्फेस्टेशन। ठीक है, इंसेक्ट रेजिस्टेंस इन होस्ट प्लांट्स मे बी ड्यू टू मॉर्फोलॉजिकल, बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल करैक्टरिस्टिक। किसी किसी प्लांट में ऐसा, होस्ट प्लांट में ऐसा होता है कि वो अपने आप को इतना अडप्ट कर चुके हैं मॉर्फोलॉजिकली या फिर बायोकेमिकली या फिजियोलॉजिकल, उसमें ये अडप्टेशन आ चुकी है कि वो अपने आप को पेस्ट से या इंसेक्ट से बचा लेते हैं। ठीक है, लेकिन हर ब्रीड में इस तरीके की नहीं है। जैसे कि यहाँ पर हेयरी लीव्स का एग्जांपल दिया हुआ है कि हेयरी लीव्स जो हैं इन सेवरल प्लांट्स आर एसोसिएटेड विद द रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट पेस्ट। इंसेक्ट से बचाती हैं ये hairy leaves. Resistance to jacids in cotton is another example and cereal leaf better in wheat. This is another example. ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल रहा hairy leaf, दूसरा रहा कॉटन का एग्जाम्पल बताया हुआ है jacids in कॉटन, और तीसरा जो वीट का एग्जाम्पल बताया हुआ है वो है सीरियल लीफ बैटल। ये एक तरीके का कीड़ा होता है जो कि हमारे गेहूं में लग जाता है। ठीक है, इनसे रेजिस्टेंस डेवलप होना होता है और कुछ कुछ वेराइटीज में ये पहले से होता है और किसी किसी वेराइटी को इनके साथ हाइब्रिड करके बनाया जाता है। सो इन वीट सॉलिड स्टेम लीड टू नॉन प्रेफरेंस बाय स्टेम सॉफ्लाई एंड स्मूथ लीफ एंड नेक्टरलेस कॉटन वेराइटी डू नॉट अट्रैक्ट वॉलवर्म्स। कुछ वॉलवर्म्स हैं उनको जो कॉटन की नेक्टर फ्री वैरायटी है और स्मूथ लीफ वाली वैरायटी है वो उन्हें अट्रैक्ट नहीं करती, तो वो उनको जाके खाते नहीं है। तो ये इसने अपने अंदर मॉर्फोलॉजिकल इस तरीके के चेंजेस कर लिए हैं, बायोकेमिकल ऐसे चेंजेस कर लिए हैं कि वो उनको उसमें इतना अट्रैक्शन नहीं लगता, तो ये वाले कीड़े उधर जाके नहीं उसको खाते हैं, तो इन्होंने अपने आप को बचा लिया, है ना। ऐसे ही हाई एस्पार्टिक एसिड कंटेंट, लो नाइट्रोजन, शुगर कंटेंट इन मेज लीड टू रेजिस्टेंस टू मेज स्टेम बोरर। तो ये जो है इसमें एस्पार्टिक एसिड बहुत ज्यादा है इस तरीके की वैरायटी में, मेज की नाइट्रोजन कंटेंट कम है, शुगर कंटेंट कम है, तो ये अपने आप को रेजिस्टेंस किससे शो कर देता है, मेज स्टेम बोरर से स्टेम रेजिस्टेंस शो कर देता है। तो इस मेज की वैरायटी ने भी अपने आप के अंदर कुछ कुछ बायोकेमिकल इस तरीके के चेंजेस किए हुए हैं कि वो पेस्ट को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, तो अपना बचाव कर लिया, है ना। तो इसीलिए ब्रीडिंग मेथड फॉर इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस इन्वॉल्व द सेम स्टेप एज दोज ऑफ एनी एग्रोनॉमिक ट्रेड्स सच एज यील्ड और क्वालिटी। ठीक है, सम ऑफ द रेजिस्टेंट जीन मे बी कल्टिवेटेड वेराइटीज, जर्मप्लाज्म कलेक्शन ऑफ द क्रॉप और वाइल्ड रिलेटिव्स, उनसे अगर हाइब्रिड करा दें, हाइब्रिडाइजेशन करा दें तो इस तरीके की नई वेराइटीज भी डेवलप हो सकती हैं जो
पेस्ट रेजिस्टेंस हो, या फिर जो हमने पिछले लास्ट लेक्चर में देखा था कि हम इस तरीके के बायो कंट्रोल एजेंट यूज करें ताकि हम पेस्ट से रेजिस्टेंस पा सकें। अगर हमारी वैरायटी में इस तरीके की मार्फोलॉजिकल या बायोकेमिकल अडेप्टेशन नहीं है तो हम उस तरीके के कंट्रोलिंग एजेंट यूज कर सकते हैं एज कम्पेयर टू केमिकल पेस्ट रेजिस्टेंस। केमिकल्स को करेंगे तो वो अल्टीमेटली एक्यूमुलेट हो जाएगा और फिर वो जो भी यूजर है, ह्यूमन है, एनिमल है, उसके लिए भी हार्मफुल होता है। सम रिलीज्ड क्रॉप वैरायटी ब्रीड बाय हाइब्रिडाइजेशन, ये जो मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसी क्रॉप वेराइटीज हैं जिनमें हाइब्रिडाइजेशन कराया, उनके साथ जो पहले से ही पेस्ट रेजिस्टेंस शो करते हैं, है ना, तो उनके साथ ब्रीड कराया एंड हाइब्रिडाइज कराया एंड देन सिलेक्शन फॉर द इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस। और जिन्होंने अडॉप्ट कर लिया ये वाला पर्टिकुलर ट्रेट, उनको हमने सेलेक्ट कर लिया और उनको फिर हाई लेवल पर ब्रीड किया, तो हम इस तरीके से इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी डेवलप भी कर सकते हैं। तो यहाँ जो एक लिस्ट दी हुई है इसमें कुछ इंसेक्ट पेस्ट के लिए क्रॉप की वैरायटी बनाई गई है। तो ये टेबल आपको पूरी याद करनी है क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि यहाँ पे ब्रेसिका का एग्जाम्पल दिया हुआ है और इसकी जो वैरायटी पूसा गौरव है ये एफिड से रेजिस्टेंस शो करती है। ठीक है, ऐसी फ्लैट बीन जो है इसकी दो अलग वैरायटी IARI ने बनाई है, पूसा सैम 2, पूसा सैम 3, जो कि जैसिड्स, एफिड एंड डिफरेंट फूड बोरर से रेजिस्टेंस शो करती हैं। ऐसे ही भिंडी जिसका नाम है ओकरा, इसकी जो पूसा सवानी पूसा A4 वैरायटी है वो शूट एंड फ्रूट बोरर से रेजिस्टेंस शो करती है। तो इस तरीके की वैरायटी मैंने जैसा आपको बताया कि जो नेचुरली जिनके अंदर कैपेबिलिटी है अपने आप को रजिस्ट करने की और जिसके अंदर हाई यील्ड है, उनके हाइब्रिडाइजेशन से बनाई जाती हैं इस तरीके की वैरायटी। और उन जो बनाई गई हैं उनको भी कई जनरेशन तक चेक किया जाता है कि भाई स्टेबल है वो ट्रेट जो हमने ट्रांसफर किया है या नहीं। जिसमें स्टेबल ट्रेट होता है उसको फिर यूज किया जाता है। अच्छा, प्लांट ब्रीडिंग अब इंसेक्ट रेजिस्टेंस के लिए हो गया है। अब प्लांट ब्रीडिंग फूड की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर फूड क्वालिटी की बात हो रही है। तो मोर देन 840 मिलियन पीपल इन द वर्ल्ड डू नॉट हैव एडिक्वेट फूड। उनके पास इतना खाना ही नहीं है कि वो अपनी डेली फूड की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकें, अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी कर सकें। तो भूखमरी की समस्या बहुत ज्यादा है दुनिया में। तो बिलियंस एंड पीपल सफर फ्रॉम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, वाइटामिन्स एंड देयर इज अ डेफिशिएंसी जिसे हम हिडन हंगर भी कहते हैं, क्योंकि वो एक टाइम खाना खा के ही अपना काम चला रहे हैं और उनको एनफ अमाउंट में जो मेन न्यूट्रिटिव सोर्स हैं, जैसे कि हमारा जितने भी वाइटामिन्स के सोर्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, आयरन सोर्स हैं, कैल्शियम सोर्स हैं, है ना, और जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट सोर्स हैं, प्रोटीन सोर्स है लाइक फिश एंड मीट, उतने अमाउंट में नहीं मिल रहा है। ठीक है, सो बिलियंस ऑफ पीपल सफर फ्रॉम माइक्रोन्यूट्रिएंट, प्रोटीन, वाइटामिन डेफिशिएंसी और हिडन हंगर बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड टू बाय। गरीबी इतनी ज्यादा है कि वो एनफ अमाउंट में खरीद ही नहीं पाते हैं। सो डाइट लैकिंग एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट पर्टिकुलरली आयरन, विटामिन A, आयोडीन, जिंक इंक्रीज द रिस्क फॉर डिजीज एंड रिड्यूस लाइफ स्पान एंड रिड्यूस मेंटल एबिलिटी। अगर ये जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, अगर उनकी कमी हमारी बॉडी के अंदर रहेगी तो वो जितने भी हमारे एसेंशियल फंक्शन है बॉडी के उसको इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, और जब उसको इफेक्ट डालते हैं तो मेंटल डिसेबिलिटी आ सकती है या लाइफ स्पान कम हो सकता है या फिर इस तरीके की बीमारियां हो जाती हैं लोगों को, जो कि इन पर्टिकुलरली एसेंशियल जो कंपोनेंट्स हैं उनकी कमी से होती हैं। अब एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है कि इंडियन वुमेन जो है, इंडिया का जो सिनेरियो है उसमें वुमेन अपने आप के लिए इतनी ज़्यादा अवेयर नहीं होती हैं कि वो अपनी क्योंकि वो कई स्टेजेस से गुजर रही होती हैं। एक मैं नॉर्मल फैमिली की, एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली की बात बता रही हूँ कि उन्हें ये अवेयरनेस, वो अपने पूरी फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, बच्चों का ध्यान रखेंगे, फैमिली का ध्यान रखेंगे, लेकिन उनके अंदर खुद बहुत ज्यादा एक एज के बाद कैल्शियम डेफिशिएंसी हो जाती है, आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है। तो और उससे फिर उनको ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या हो जाती है, घुटनों की समस्या हो जाती है, चल नहीं पाती हैं, है ना। तो वो क्यों हो पा रहा है? जिंक की, विटामिन B12 इज अनदर इम्पॉर्टेंट विटामिन जिसकी कमी से पैरों में, हाथों में झंझनाहट शुरू हो जाती है, नर्वस सिस्टम पर भी ये इफेक्ट करता है। तो ये क्या है? ये कोई बहुत बड़ी चीज है? ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, जिसकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी के अंदर है। और हंगर
हिडन हंगर है, जिन लोगों को मिल नहीं पा रहा है, लेकिन जिनको मिल रहा है उनको अवेयरनेस की इतनी ज़्यादा कमी है कि उनके अंदर विटामिन डी, विटामिन डिफरेंट काइंड ऑफ कैल्शियम, विटामिन ए, इन सब की इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि वो अलग तरीके की, ये जो लिखा हुआ है रिस्क फॉर डिजीज, इससे जूझ रहे होते हैं और उनको तरह तरह की बीमारियां फिर शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए प्लांट ब्रीडिंग साइंटिस्ट करेंगे, प्लांट ब्रीडिंग होगी, इम्प्रूव फूड क्वालिटी होगी, लेकिन हमें एज अ पीपल, एज अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, और सिटीजन तो देश के लिए ख्याल रखेंगे, हमें अपने लिए चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का इंसान हो, बच्चा है उसके लिए पेरेंट्स हैं, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें खुद की केयर के लिए बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है। ठीक है, चलिए, और अगला जो हमारा टॉपिक आता है जो हमें यहाँ डिस्कस करना है, दैट इज बायोफोर्टिफिकेशन। ठीक है, ब्रीडिंग क्रॉप विथ हायर लेवल ऑफ वाइटामिन्स, इस तरीके की क्रॉप बनाना जिसमें वाइटामिन्स का कॉन्सेंट्रेशन एकदम से बढ़ा दें, या फिर विटामिन डी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दें, कैल्शियम का बढ़ा दें, जो इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उसको बढ़ा दें, तो जिसमें हायर लेवल ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स और हायर प्रोटीन एंड हेल्दियर फैट, ये सब इंक्रीज करना है विद डिफरेंट प्रोग्राम्स और डिफरेंट मेथड्स, तो उसको बायोफोर्टिफिकेशन कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ब्रीडिंग क्रॉप विद हाई लेवल ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स, हाई प्रोटीन एंड healthier fat is the most practiced means to improve public health. Breeding for improved nutritional quality is undertaken with the objective of improvement. जैसे कि प्रोटीन कंटेंट की क्वालिटी इंप्रूव कर दी जाए, ऑयल कंटेंट इंप्रूव किया जाए, विटामिन कंटेंट इंप्रूव किया जाए, माइक्रो न्यूट्रिएंट एंड मिनरल न्यूट्रिएंट इंप्रूव किए जाएं। जैसे बायोफोर्टिफिकेशन में 3 मेथड इन्होंने यहाँ पर, ये जो मैंने आपको पिक्चर दिखाया हुआ है, सेलेक्टिव ब्रीडिंग उस प्लांट की जाए जिसके अंदर हमारा जो हमें वो करेक्टर दिख रहा है जो हमें चाहिए। ठीक है, जैसे कि इस प्लांट को यहाँ पर लिया हुआ है, तो सेलेक्टिव ब्रीडिंग प्लांट विद ब्राइट लीव्स, ये देखिए ये कंपैरेटिवली कम ब्राइट है, ये ज्यादा ब्राइट है, तो ब्राइट लीफ होगा तो उसमें आयरन कंटेंट ज्यादा होगा, वो ज्यादा हेल्दियर होगा प्लांट एज कंपेयर टू लो ब्राइट वाले से। तो ब्राइट लीफ वाले को सेलेक्ट किया जाए और उसको फिर थ्रू सेलेक्टिव ब्रीडिंग, प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू मल्टीप्लाई किया जाए और उसकी ब्रीडिंग करके कई सारे प्लांट्स बनाए जाएं। ठीक है, सो सेलेक्टिव ब्रीडिंग प्लांट विद ब्राइट लीफ मेक प्लांट विद मोर ब्राइट लीफ। दूसरा है जेनेटिक मॉडिफिकेशन। जेनेटिक मॉडिफिकेशन से क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर कॉर्न का एग्जांपल दिया हुआ है, दिस कॉर्न कुड बी बायोफोर्टिफाइड यूजिंग जेनेटिक मॉडिफिकेशन। जेनेटिकली इसमें इस तरीके की मॉडिफिकेशन की गई है कि उसके अंदर एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कंपोनेंट ज्यादा है, न्यूट्रिएंट की कंपोनेंट ज्यादा है, या उसका जो पॉड साइज है, बीज का साइज है, वो ज्यादा हेल्दी है। ठीक है, तो ये बायोफोर्टिफिकेशन हो गया जिसमें क्वांटिटी भी ज्यादा है, उसकी क्वालिटी भी इंप्रूव है। ट्रेडिशनल मेथड कौन सा होता है? ट्रेडिशनल फोर्टिफिकेशन में आता है फूड प्रोसेसिंग। जैसे कि ये जो मिल्क है, यहाँ पर मिल्क का एग्जांपल दिया हुआ है, मिल्क हैज बीन ट्रेडिशनली फोर्टिफाइड टू कंटेन विटामिन डी फॉर ईयर्स नाउ। विटामिन डी कहते हैं ना, फोर्टिफाइड विद विटामिन डी। आप देखेंगे जितनी भी मिल्क की कंपनियां हैं उसमें वो एड में भी डालती हैं कि फोर्टिफाइड विद दिस, विटामिन डी और कैल्शियम व्हाटएवर। तो बायोफोर्टिफिकेशन का मतलब क्या हुआ? एक पर्टिकुलर प्लांट में, एक पर्टिकुलर सीड में, एक पर्टिकुलर किसी भी प्रोडक्ट में जो हम ह्यूमन और एनिमल कंज्यूम करने वाले हैं, उसमें हम प्रोटीन कंटेंट बढ़ा दें, उसका विटामिन कंटेंट बढ़ा दें, उसका हेल्दी फैट बढ़ा दें, तो उसको बायोफोर्टिफिकेशन कहा जाता है। ठीक है, डेफिनेशन आई होप समझ में आ गई होगी आपको। तो हाँ, यस, इस पिक्चर के थ्रू भी हम समझ सकते हैं बायोफोर्टिफिकेशन के जो डिफरेंट मेथड हैं। यहाँ से शुरू करते हैं। ये फर्स्ट मेथड है जो कि बहुत ही कन्वेंशनल मेथड है। इसमें ये देखिए दोनों की ये जो गेहूं के टाइप हैं वो दोनों की सीड के टाइप में आप देखेंगे फर्क है ना। तो इन दोनों के बीच में हाइब्रिडाइजेशन कराया, मतलब कन्वेंशनल ब्रीडिंग कराई, प्लांट ब्रीडिंग करा के इसकी क्वालिटीज कुछ हो सकता है इसकी सीड में ज्यादा न्यूट्रिशन हो लेकिन पॉट साइड इसका बड़ा है, तो हम इस तरीके की हाइब्रिड वैरायटी डेवलप कर सकते हैं जिसमें दोनों की क्वालिटीज हो।
ठीक है। और एग्रोनॉमिक में क्या होगा, इनऑर्गेनिक फोर्टिफिकेशन, ऑर्गेनिक फोर्टिफिकेशन यानी कि यहाँ गोबर खाद ली जा रही है। इनऑर्गेनिक में जितने भी एनपीके का कॉन्सेंट्रेशन प्रॉपर अमाउंट में हम अगर छिड़काव करेंगे तो वो बढ़ सकता है। ठीक है, वो तो छिड़काव का तरीका होगा। न्यूट्री प्राइमिंग, वही नाइट्रोजन फॉस्फोरस जो मैं आपको बता रही हूँ, पोटेशियम, उसका कंपोनेंट बढ़ाना, या फिर बायो फर्टिलाइजेशन जिसमें हमारे जितने माइक्रोब्स होते हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े हुए हैं, जो हेल्प करते हैं फर्टिलाइजेशन में, एज ए फर्टिलाइजर काम करते हैं, जिसमें हमारे रूट नोड्यूल्स में, पल्सेस में भी होते हैं कई सारे बैक्टीरिया, कुछ फंगस होते हैं जो नाइट्रोजन कंटेंट को, जो फ्री नाइट्रोजन है उसको ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, उनको यूज करना। तो ये जो चारों हेडिंग है वो एग्रोनॉमिक वे में आएंगी। और जो लास्ट वाला है दैट इज ट्रांसजेनिक क्रॉप। तो ट्रांसजेनिक क्रॉप में इस तरीके की क्रॉप्स बनाना थ्रू ट्रांसजेनिक मेथड मींस एक क्वालिटी, वो जो हमारी यूज वाली क्वालिटी है, यानी जो एडिबल पार्ट है, एडिबल पार्ट को बढ़ाने के लिए उसमें अगर हमें किसी चीज से स्ट्रेस टॉलरेंस बढ़ानी है, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको एग्जांपल दिया था सॉल्ट स्ट्रेस का, है ना। सॉल्ट स्ट्रेस टॉलरेंट अगर हमें वेराइटीज बनानी है, या हमें ड्राउट टॉलरेंस बनानी है, तो ये तो रेजिस्टेंस वाली हो गई। लेकिन अगर हम बायो फोर्टिफिकेशन की बात करेंगे तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें कहेंगे कि हमें रिच विटामिन ए वाली वैरायटी बनानी है ना। तो बायो फोर्टिफाइड कर दिया थ्रू ट्रांसजेनिक मेथड। हम अगर कहेंगे किसी भी कंटेंट के लिए, जैसे आयरन रिच वैरायटी हमें बनानी है किसी भी प्लांट की, ठीक है, या फ्रूट की, ठीक है, तो उसमें हम ट्रांसजेनिक क्रॉप बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स को लेके उसको फोर्टिफाइड, उस चीज को ज्यादा, वो वाले जीन लेंगे जो ओवर एक्सप्रेस करें इस तरीके की प्रॉपर्टीज को। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द बायो फोर्टिफिकेशन। तो इन 2000 मेज हाइब्रिड जो है, मेज जो जैसे भुट्टा कहते हैं, वो हाइब्रिड बनाया गया था जिसमें कि डबल अमाउंट में था अमीनो एसिड्स। यस, अमीनो एसिड का एग्जांपल भी हम लास्ट स्लाइड में ले सकते थे। लाइसिन और ट्रिप्टोफन ये डबल अमाउंट में था जितना होता है नॉर्मल मेज में। तो इस तरीके के जो है हाइब्रिड बनाए गए मेज में। ठीक है, ऐसे ही वीट की जो वैरायटी है एटलास 66, इसमें प्रोटीन कंटेंट हाई किया गया, हाई प्रोटीन कंटेंट वाली वैरायटी बनाएगी। ठीक है, एंड यूज फॉर डोनर फॉर इम्प्रूविंग कल्टीवर वीट्स। इट हैज बीन पॉसिबल टू डेवलप एन आयरन फोर्टिफाइड, जिसमें आयरन ज्यादा होगा। कौन से? इट इज अ राइस वैरायटी कंटेनिंग ओवर 5 टाइम्स, 5 गुना आयरन था, 5 टाइम्स एज कंपेयर इन अ कॉमनली कंज्यूम्ड वेराइटी, जो कॉमनली लोगों को मिलती है उसमें इस तरीके के मॉडिफिकेशन किए गए कि 5 गुना आयरन मिल गया। तो राइस से भी आयरन मिल रहा है, व्हीट की ऐसी वेराइटी बनाएगी जिसमें प्रोटीन कंटेंट ज्यादा हो। तो ये क्या हो रहा है, हम जो इसेंशियल चीजें हैं जो हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए जरूरी हैं, उनका कंटेंट वेराइटीज में डाल रहे हैं थ्रू प्लांट ब्रीडिंग मेथड, थ्रू ट्रांसजेनिक मेथड और एग्रोनॉमिक मेथड। ठीक है, तो यहाँ पर 3 एग्जाम्पल्स बताए गए हैं। एक तो मेज का बताया गया है, दूसरा व्हीट का बताया गया है, और तीसरा राइस का बताया गया है। तो IERI जो है ये बहुत सारी वेजिटेबल क्रॉप्स को रिलीज करती है जो कि रिच होती हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स में। किसी में विटामिन ए बढ़ी हुई होती है, जैसे कि कैरेट हो गया, स्पिनिच हो गया, पम्पकिन्स हो गए। विटामिन सी है, ये बिटर गार्ड में इंक्रीज है, बथुआ में ज्यादा है, मस्टर्ड, टोमेटो, इन सभी में ज्यादा डाला और उसको फिर रिलीज किया गया। तो IERI जो हमारी मेन जो इंस्टीट्यूशन है, उसके डिफरेंट लेबोरेटरीज इस पर डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स पर क्रॉप पर काम करते रहते हैं लगातार, और इस तरीके की वेराइटी रिलीज करते रहते हैं आफ्टर सक्सेसफुल ट्रायल्स। ठीक है, पहले डेवलप की, फिर उसकी कई जनरेशन डिफरेंट सीजन्स में स्टडी किया, जब वो स्टेबल रहा करेक्टर, फिर उसको रिलीज किया जाता है। जैसे कि इस पिक्चर में मैं आपको दिखा रही हूँ, कई सारी वेराइटीज हैं। जैसे कि ये स्वीट पोटैटो है, ये रिच है, इट इज फोर्टिफाइड विद विटामिन ए प्रॉपर्टी। ये है कसावा, फोर्टिफाइड विद विटामिन ए प्रॉपर्टी। मेज फोर्टिफाइड विद विटामिन ए एंड जिंक। सॉर्गम है, इसमें आयरन और जिंक ज्यादा है। आयरिश पोटैटो है, इसमें भी आयरन और जिंक ज्यादा है। काउपी आयरन और जिंक से फोर्टिफाइड है। ठीक है, बीन्स हैं, आयरन से फोर्टिफाइड है। पर्ल मिलेट्स, बनाना, लेंटिल्स, व्हीट, राइस, तो ये सारी की सारी वैरायटी किसी ना किसी माइक्रोन्यूट्रिएंट से या विटामिन से फोर्टिफाइड डेवलप की गई हैं। आयरन और कैल्शियम मेनली स्पिनिच और बथुआ
ये डेवलप किया गया है इंडियन एग्रीकल्चर के थ्रू। और प्रोटीन रिच बीन्स बहुत सारी डेवलप की गई हैं, जैसे कि फ्रेंच बीन्स है, गार्डन पी है, लबलब है, ठीक है, ये सारी की सारी डेवलप की गई हैं विद द हेल्प ऑफ IARI। सो ये था अभी तक कि किस तरीके से हम पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी डेवलप कर सकते हैं या हाईली फोर्टिफाइड कर सकते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ विटामिन्स या माइक्रोन्यूट्रिएंट से डिफरेंट मेथड्स को यूज करके। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक हमें यहाँ पढ़ने वाला है वो है, हम जो डिस्कस करेंगे आपके साथ, वो है सिंगल सेल प्रोटीन। तो सिंगल सेल प्रोटीन में क्या होता है, ये जितनी भी पल्सेस हैं, सीरियल्स हैं, वेजिटेबल हैं, फ्रूट हैं, इन सब में थोड़ी थोड़ी प्रोटीन होती है, लेकिन वो ह्यूमन को जितना कंज्यूम करना होता है या एनिमल्स को जितना कंज्यूम करना होता है, वो कन्वेंशनल ब्रीडिंग से उतना नहीं मिल पा रहा होता है। ठीक है, कन्वेंशनल ब्रीडिंग से, कन्वेंशनल एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिस है उससे उतना डिमांड कंप्लीट नहीं हो पाती है। तो उसके लिए जो मेथड्स अप्लाई किए जाते हैं वो, या फिर क्या कोई ऐसी सिंगल सेल हैं जिनको हम एज अ प्रोटीन डायरेक्ट सोर्स यूज कर सकते हैं, वो यहाँ पर डिस्कस होने वाला है। ठीक है, सो द शिफ्ट फ्रॉम ग्रेन टू मीट डाइट ऑल्सो क्रिएट मोर डिमांड फॉर सीरियल्स एज 3 to 10 kg of grain produce 1 kg of meat by animal farming। अगर हम एनिमल फार्मिंग करें तो 3 से 10 kg ग्रेन्स जो हैं वो 1 kg मीट प्रोड्यूस कर सकते हैं बाई एनिमल फार्मिंग। ठीक है, मोर देन 25% ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज शिफ्टिंग फ्रॉम हंगर एंड माइल न्यूट्रिशन। वन ऑफ द ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर एनिमल एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन इज सिंगल सेल प्रोटीन। अब प्रोटीन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोटीन हमारी क्या बोला जाता है, बिल्डिंग ब्लॉक, और ये किसके लिए जरूरी है, हमारी एनी टाइप ऑफ ग्रोथ के लिए जरूरी है, बॉडी की ग्रोथ के लिए प्रोटीन जरूरी है। ठीक है, तो सिंगल सेल प्रोटीन को डायरेक्टली एज अ प्रोटीन सोर्स यूज करके कम से कम 25% जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो हंगर और माल न्यूट्रिशन से शिफ्ट हुई है, ये इसके थ्रू बताना चाहते हैं। माइक्रोब्स आर बीइंग ग्रोन ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल एज अ सोर्स ऑफ गुड प्रोटीन। इसमें क्या होता है, डायरेक्टली माइक्रोब्स को ग्रो किया जाता है और उन माइक्रोब्स को एज अ फूड यूटिलाइज किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो माइक्रोब्स रिच हैं या उनके अंदर प्रोटीन कंटेंट बहुत ज्यादा है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है स्पाइरुलिना का। इट कैन बी ग्रो इजीली ऑन मटेरियल लाइक वेस्ट वाटर। इसके लिए कुछ खास करना नहीं है, वेस्ट वाटर में आराम से ग्रो हो जाता है, जो कि मिलता है इनको पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट से। अब पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट का जो वेस्ट वाटर होगा, ऑब्वियसली पोटैटो क्या है, आलू में क्या होता है, सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, स्टार्च ज्यादा होता है, तो उसमें उनको फूड मटेरियल मिल गया स्टार्च। ठीक है, और उस पर वो आसानी से ग्रो कर जाती हैं। स्ट्रॉ, मोलेजेस, इन सब एनिमल मैन्योर, इन सभी पर ये आराम से ग्रो कर जाती है। इवन सीवेज प्रोडक्ट पर भी ग्रो कर जाती है। ठीक है, और ये जो स्पाइरुलिना है, ये जो है प्रोटीन में, इनके अंदर प्रोटीन्स काफी होते हैं, मिनरल्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट, ये सारे के सारे कंपोनेंट, विटामिन्स बहुत ज्यादा अमाउंट में होते हैं। तो इनको काफी आसानी से ग्रो किया जाता है एंड एज अ फूड यूज किया जाता है। इंसिडेंटली सच यूटिलाइजेशन ऑल्सो रिड्यूस एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। अब ये वहां ग्रो कर रहे हैं तो उसको रखा जाएगा, है ना, और फिर एनवायरमेंटल पॉल्यूशन भी कम हो रहा है, क्योंकि वो जिस पानी को हम बहा रहे थे वहां पर हम दूसरा माइक्रोब्स ग्रो कर पा रहे हैं, जो कि एज अ सिंगल सेल प्रोटीन या SCP जिसे बोलते हैं ग्रो हो पा रही है। इट हैज बीन कैलकुलेटेड दैट 250 kg ऑफ काउ प्रोडक्ट्स, काउ जो है 200 ग्राम प्रोटीन पर डे प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है, 250 ग्राम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक मिथाइलोफिलस, मिथाइलोट्रोफस ग्रो हो जाते हैं। बिकॉज ऑफ इट्स हाई रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन एंड ग्रोथ, इट कैन बी एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस 25 टन्स ऑफ प्रोटीन। 25 टन ऑफ प्रोटीन ये प्रोड्यूस कर सकता है मिथाइलोट्रोफस एंड मिथाइलोफिलस। ठीक है, द फैक्ट दैट मशरूम का नाम आपने काफी सुना होगा। मशरूम आर ईटन बाई, आजकल मशरूम बहुत कॉमन है, मार्केट में सब्जी के साथ ही मिलता है ना। तो ये जो मशरूम है ये बहुत सारे लोग पसंद करते हैं और खाते हैं। लार्ज स्केल इसकी खेती भी होती है, कल्टीवेट किया जाता है, आजकल तो पूरी इसकी इंडस्ट्री बन गई है। और तो इसको एज अ फूड बहुत आसानी से ह्यूमन सोसाइटी ने एक्सेप्ट कर लिया। एंड इट इज रिच इन वेरियस काइंड ऑफ न्यूट्रिशन, प्रोटीन रिच होता है, जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब मशरूम में पाए जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द सिंगल सेल प्रोटीन। अब अगला जो टॉपिक हमें डिस्कस करने वाला है इस लेक्चर में वो है टिश्यू कल्चर। अब ये टिश्यू कल्चर क्या चीज है?
जैसे कि आपको पता है कि ट्रेडिशनल ब्रीडिंग जो होती है उससे उतने अमाउंट में हमारे को प्रोडक्टिविटी नहीं मिल पाती है, ठीक है, और मतलब अगर मिल भी जाएगी तो टाइम पूरा लगेगा। टिश्यू कल्चर के थ्रू हम ज्यादा प्रिसाइज्ड, ज्यादा सेलेक्टिव क्वालिटी वाला जो हमने सेलेक्ट किया है, जर्म फ्री और कम टाइम में नई वेराइटीज और एक जिस वेराइटी में हम इंटरेस्टेड हैं उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो traditional breeding technology failed to keep pace with demand and to provide sufficiently fast and efficient system for crop improvement. तो ट्रेडिशनल ब्रीडिंग से सफिशिएंट अमाउंट में हमारे को उतना क्रॉप इंप्रूवमेंट उतनी स्पीड से नहीं मिल पाता है। तो उसके लिए जो दूसरा मेथड है उसे कहा जाता है टिश्यू कल्चर। व्हेन होल प्लांट कैन बी रीजनरेटेड फ्रॉम एनी एक्सप्लांट। एक्सप्लांट क्या है? एक्सप्लांट यानी कि उस पुराने प्लांट का जिसका हमें जैसे ही हमें प्रोजेनी चाहिए उसका कोई भी एक पार्ट ले लें और उसको लेबोरेटरी कंडीशन में पेट्री प्लेट्स में ग्रो करें। इज इट पॉसिबल? यस, इट इज पॉसिबल। ये लेबोरेटरीज में प्लांट टिश्यू कल्चर की लैब आप कभी देख भी सकते हैं। अगर किसी आप IARI या ICSIR की लैब में जाकर विजिट कर रहे हैं जहाँ प्लांट जेनेटिक्स, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी पर काम चल रहा है, टिश्यू कल्चर पर काम चल रहा है, तो वहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे जो प्लांट्स हैं वो टेस्ट ट्यूब्स में, पेट्री प्लेट्स में ग्रो हो रहे होते हैं और उनको एक कुछ डिफरेंट वीक के स्पैन के बाद उनका एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उनको रिकल्चर किया जाता है और फाइनली उनकी हार्डनिंग के बाद उनको रिलीज किया जाता है खेतों में ग्रो होने के लिए, ठीक है। सो दो जब पूरा का पूरा प्लांट वी कैन रीजनरेट फ्रॉम एक्सप्लांट एनी पार्ट ऑफ द प्लांट, और एक्सप्लांट क्या है? इट इज एनी पार्ट ऑफ प्लांट टेकन आउट and grow in a test tube under sterile conditions and in the presence of certain specific nutrient media, जिसे MS बेसल भी कहते हैं, और भी हैं बहुत सारे मीडिया हैं जिसमें ग्रो किया जाता है, उसको प्लांट टिश्यू कल्चर कहा जाता है। तो क्या हमने सीखा कि लाइक अगर ये कोई प्लांट है, ये लीव्स हैं, ठीक है, तो अगर हम इसकी लीफ को ही ले लें, अगर हम इसकी लीफ को ले लें, यहां से कट कर दें और इतनी लीफ, यंग लीफ को लेके, ये जो हमने लीफ ली इसके छोटे छोटे पीस करें और इसको एज अ एक्सप्लांट यूज करें, यानी क्या हो रहा है यहाँ पर? लीफ से हम पूरा प्लांट बना रहे हैं। हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा थ्रू प्लांट टिश्यू कल्चर मेथड। इसको छोटे छोटे पीसेस में काटा जाता है, वॉश किया जाता है और फिर डिफरेंट हार्मोनल एंड न्यूट्रिएंट मीडिया की प्रेजेंस में आर्टिफिशियल मीडिया में ग्रो किया जाता है, ठीक है। तो क्या बताया यहाँ पर मैंने आपको? व्हेन होल प्लांट कुड बी रीजनरेटेड फ्रॉम एक्सप्लांट। यहाँ ये जो मैंने काटा इसको बोला जा रहा है एक्सप्लांट, वो पार्ट उसका पुराने प्लांट का, ओल्ड प्लांट का, जिससे हम नए प्लांट को जनरेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लीफ हो गई एज अ एक्सप्लांट, टेकन आउट एंड ग्रोन इन द टेस्ट ट्यूब अंडर स्टेराइल कंडीशन इन अ स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडिया। इट इज कॉल्ड tissue culture. The capacity to generate a whole plant from any cell or explant is called totipotency. यानी ये कैपेबिलिटी उस तरीके के एक्सप्लांट में है, उस सेल में है कि वो अपने से पूरी का पूरा प्लांट, होल प्लांट रीजनरेट कर पाए, तो इस कैपेसिटी को टोटिपोटेंसी कहा जाता है। द कैपेसिटी टू रीजनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एनी प्लांट or any cell or any explant is called totipotency. Nutrient medium contains carbon source. न्यूट्रिएंट मीडियम में कार्बन सोर्स होगा जो उसको एनर्जी देगा, जैसे कि सुक्रोज ले सकते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, विटामिन्स, अमीनो एसिड, ग्रोथ रेगुलेटर्स लाइक ऑक्सिन एंड साइटोकिनिन, वो उसको ग्रोथ देने में काम करते हैं। यानी कि कार्बन सोर्स होना चाहिए एनर्जी के लिए, नाइट्रोजन सोर्स होना चाहिए, डिफरेंट काइंड ऑफ विटामिन्स जो उसकी ग्रोथ के लिए चाहिए, ऑक्सिन एंड साइटोसिन, ताकि वो शूट बना पाए, अपनी रूट बना पाए, ठीक है। तो उससे रिलेटेड हार्मोन्स भी हमें टाइम टाइम पर डालने पड़ेंगे। तो जब मीडिया में वो सारा का सारा सोर्स मौजूद होगा तो वो फटाफट जो प्लांट का हमने एक्स प्लांट लिया है वो मल्टीप्लाई करके नए प्लांट्स को डेवलप कर पाएगा, ठीक है। बाय एप्लीकेशन ऑफ दिस मेथड इट इज पॉसिबल टू अचीव प्रोपगेशन, यानी कि जब वो मल्टीप्लाई करता है या प्रोपगेट करता है लार्ज नंबर ऑफ प्लांट को बहुत छोटी ड्यूरेशन में, उस टाइम यहाँ पर टर्म दिया जाता है माइक्रो प्रोपगेशन। जब बहुत ही कम टाइम में
प्रोपेगेट करता है, फटाफट फटाफट कैलस बनाता है। कैलस एक स्ट्रक्चर होता है, एक सेल मास होता है, इनिशियली कैलस बनता है और उसके बाद माइक्रो प्रोपेगेशन के थ्रू थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स उस छोटे से एक्सप्लांट से बन जाते हैं। सो देयर इज अ मेथड। इसको बहुत ज्यादा डिटेल में यहाँ पर नहीं पढ़ना है, हमें जस्ट पता होना चाहिए टिश्यू कल्चर के वेरियस स्टेप्स क्या होते हैं और क्या हम किसी टिश्यू या किसी प्लांट के किसी पार्ट से नए प्लांट को रीजनरेट कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो हाँ रीजनरेट कर सकते हैं, और जिन पार्ट्स में ये कैपेबिलिटी होती है रीजनरेट करने वाली, उस कैपेबिलिटी को टोटिपोटेंट कहते हैं। और जिस पार्ट से रीजनरेट करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे एक्सप्लांट कहते हैं। तो जब प्रोपेगेट होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो सबसे पहले एक छोटा मास बनता है, मास ऑफ सेल, जिसे कैलस कहा जाता है। और ये जो मेथड है जिससे ये थाउजेंड्स ऑफ प्लांट बनते हैं, उसको कहा जाता है माइक्रो प्रोपेगेशन। ये हमें टर्म याद होना चाहिए। द मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स थ्रू टिश्यू कल्चर। तो ये टिश्यू कल्चर के थ्रू थाउजेंड्स प्लांट एक ही प्लांट या एक्स प्लांट से मिल रहा है, यानी एक ही प्लांट की लीफ को कई जगह हमने पेट्री प्लेट में डाल दिया है, ठीक है, और उससे अलग अलग पेट्री प्लेट में अलग अलग बहुत सारे प्लांट्स मिल रहे हैं, उसको माइक्रो प्रोपेगेशन कहा जाता है। ईच ऑफ दिस प्लांट विल बी जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल प्लांट, क्योंकि वो एक ही प्लांट की लीफ से लेके बना गया है ना। जैसे कि ये मैंने आपको बताया, इसकी लीफ है और मैंने इसी की एक लीफ जो है ले ली थी, लास्ट स्लाइड में ली थी ना ये लीफ एज अ एक्स प्लांट, और इसको यहां से ब्लेड से काटा, तो इसी की है, ठीक है। तो जब इसको काटने के बाद में अलग अलग पेट्री प्लेट पर रख दूंगी इसको, MS बेसल में, यहाँ पे एक पार्ट रख दिया, यहाँ पर दूसरा पार्ट रख दिया, यहाँ तीसरा कर दिया, इसमें सारी की सारी, और इसको कुछ वीक्स के लिए रख दिया, तो ये क्या हुआ? ये जेनेटिकली आइडेंटिकल हुआ ना अपना इस वाले प्लांट का। जितने भी प्लांट्स बनेंगे न्यू जनरेशन वाले, वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे। तो इसीलिए इनको कहा जाता है सोमा क्लोन्स। सोमा क्लोन्स सोमेटिक सेल से बन रहा है, सोमा क्लोन्स इनको कहा जाता है, ठीक है। सो ईच ऑफ दिस प्लांट विज जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल प्लांट, क्योंकि इस प्लांट की लीफ ली है और इस प्लांट की लीफ ली है। ये है हमारा ओरिजिनल प्लांट, ये है लीव्स ली हुई है, लीफ ली है, अच्छा चलो एक ही लीफ ली है, ठीक है। और ये हो गए हमारे एक्स प्लांट्स, और ये जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे अपने पुराने प्लांट से, और इसको सोमा क्लोन्स कहा जाता है, ठीक है। मैनी इंपॉर्टेंट फूड प्लांट्स लाइक टोमेटो, बनाना, एप्पल हैव बीन प्रोड्यूस्ड ऑन कमर्शियल स्केल बाय दिस मेथड ओनली, ठीक है। लेबोरेटरी में प्रोड्यूस किए जाते हैं आजकल, जिनकी कमर्शियल वैल्यू ज्यादा होती है, क्योंकि कम लाइफ टाइम में ज्यादा अच्छी क्वालिटी वाले चाहिए, ठीक है, तो वो इसी मेथड के थ्रू मिलेंगे। Another important application of the method is to recovery of healthy plant from diseased plant, यानी कि हेल्दी प्लांट को डिजीज प्लांट से रिकवर करना। अब वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि जितने भी मेरिस्टेम होते हैं, एपिकल पार्ट जो होता है एक्सिलरी में, वो वायरस फ्री होता है, वहां पर डिजीज नहीं होती है, तो उसको वहां से सेपरेट आउट करो और उसको फिर मल्टीप्लाई कर दो इन विट्रो कंडीशंस में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बायोटेक्नोलॉजी वाला पार्ट हो गया, प्लांट टिश्यू कल्चर वाला पार्ट हो गया, लेकिन वो हमें इस हेडिंग के अंदर पढ़ना तो पड़ेगा। बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है वो आपको आनी चाहिए, और तभी तो इस यूनिट का नाम है एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी, कि बायोलॉजी की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ किस किस तरीके से हो रही है। अभी हम प्लांट से पढ़ रहे हैं, कभी हम बैक्टीरिया का भी यूटिलाइजेशन हमने पढ़ा था, और हम एनिमल्स का भी पढ़ेंगे, है ना। सो द प्लांट इज इन्फेक्टेड विद द वायरस, द मेरिस्टेम, एपिकल एंड एक्सिलरी इज फ्री ऑफ वायरस, ये इसमें वायरस नहीं होते हैं, ठीक है। हेंस वन कैन रिमूव द मेरिस्टेम एंड ग्रो इट इन विट्रो यानी कि इनसाइड, टू ऑब्टेन वायरस फ्री प्लांट मेरिस्टेम के थ्रू मिल सकते हैं। जबकि पूरा प्लांट डिजीज्ड है, लेकिन अगर हमने मेरिस्टेम काटा ऊपर से या एक्सिलरी पार्ट से टिश्यू लिया और उसको फिर ग्रो किया थ्रू टिश्यू कल्चर, तो वायरस फ्री प्लांट सक्सेसफुली मिलते हैं। और साइंटिस्ट बहुत ही सक्सेसफुली कल्चर करते हैं मेरिस्टेम ऑफ बनाना को, शुगर क्रेन को। आजकल तो इसके अलावा भी, मगर आपकी कोर्स में आपको ये 3 एग्जांपल्स याद रखने हैं। साइंटिस्ट हैव बीन इवन आइसोलेट सिंगल सेल फ्रॉम प्लांट्स एंड आफ्टर डाइजेस्टिंग देयर सेल वॉल, जो सिंगल सेल को लिया, उनकी डाइजेस्ट किया सेल वॉल को, एबल टू आइसोलेट नेकेड
प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट को सेपरेट आउट कर लिया, ठीक है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, ठीक है। सो आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम टू डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट्स ईच हैविंग अ डिजायर कैरेक्टर, एक के अंदर ज्यादा न्यूट्रिशन वाला करेक्टर है, दूसरे के अंदर पॉट साइज बड़ा करने वाला करेक्टर है, उन दोनों को फ्यूज कर दिया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इस टेक्नोलॉजी को क्या बोला जा रहा है, इसको हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट बोला जा रहा है एंड सोमेटिक हाइब्रिड्स कहा जा रहा है। एक सेल ये है, दूसरी सेल ये है, और इसके बाहर ये सेल वॉल है, से फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया। तो इस सेल वॉल को, सेल वॉल है, ये इसके सेल वॉल है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल को रिमूव कर दिया, इसको लाइसिस करके रिमूव कर दिया, और रिमूव करके ये जो दो सेल हैं ये वाली हट गई, एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट किया, ठीक है। अब ये जो बन गया और इसके बाद ये जो हाइब्रिड बन जाएगा, तो इस न्यूक्लियस में दोनों ही तरीके की, लाइक मैंने इसको एक को डॉट की तरह बता दिया है, एक को लाइन खींच के बना दिया है, तो ये जो बन गया इसमें दोनों की प्रॉपर्टी है, ए की भी प्रॉपर्टी है और बी की भी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जी सोमा क्लोनल वेरिएशन, सोमा क्लोनल हाइब्रिड्स बनाए कैसे जाते हैं। ये जो हमारी बाहर की जो सेल वॉल है इसको रिमूव किया गया है, ये इसको रिमूव कर दिया है, और बस फिर क्या बचा, अंदर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन बची है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बची है, सॉरी, ऐसी दूसरी भी सेल थी, उन दोनों को फिर फ्यूज किया गया है। समझ में आ गया? मेरा ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी आपको समझाने की कोशिश की है कि आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट जो टू डिफरेंट वैरायटी हैं, दो अलग अलग डिजायर कैरेक्टर वाले हैं, उनको फ्यूज करके हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट बनाया गया और जिससे फर्दर नए प्लांट में ग्रो किया गया। सो दीज हाइब्रिड आर कॉल्ड सोमेटिक हाइब्रिड्स व्हाइल द प्रोसेस इज कॉल्ड सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या हुआ, सेल वॉल रिमूव की गई, दो अलग अलग सेल हैं उनको फिर फ्यूज किया गया, फ्यूज करके उस पर्टिकुलर एक सेल में दोनों की क्वालिटीज आ गई और उसके थ्रू सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन के साथ नई जो है वैरायटी डेवलप की गई। व्हेन प्रोटोप्लास्ट ऑफ टोमेटो, जैसे यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल दिया है कि अगर टोमेटो का प्रोटोप्लास्ट फ्यूज किया जाए पोटैटो के प्रोटोप्लास्ट से, तो एक नया हाइब्रिड प्लांट बना जिसे कहा जाता है पोमेटो, जिसमें कैरेक्टर दोनों के आएंगे, टोमेटो के भी और पोटैटो के भी, ठीक है। बट एक्चुअली ये प्लांट जो है इसने ज्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन या ज्यादा अच्छे कमर्शियल लेवल पर कैरेक्टर्स शो नहीं किए थे, इसलिए ये इसका कमर्शियलाइजेशन नहीं हो पाया। इसमें क्या होता, वरना आइडियली अगर हम देखते तो स्टेम, क्योंकि पोटैटो तो नीचे जमीन के अंदर आता है, वहां से पोटैटो मिल रहे होते और ऊपर से टोमेटो, दोनों पार्ट्स यूज हो जाते हैं। लेकिन वही तो कि हर चीज हर तरीके का जो, इसीलिए एक्सपेरिमेंट पहले किए जाते हैं और देखा जाता है कि वो जो भी कैरेक्टर हम चाह रहे हैं वो कई जनरेशन तक स्टेबल है या नहीं। और अगर उल्टा हो जाएगा, तो अगर टोमेटो की जड़ के आ जाए और पोटैटो की रूट वाले कैरेक्टर कंबाइंड हो जाए, तो ना तो जड़ मिलेगी ना रूट मिलेगा, है ना, सॉरी स्टेम मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पर बताया गया है रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ पोमेटो। पोमेटो मगर आपको पता होना चाहिए किस किस से मिलकर बना है, पोटैटो एंड टोमेटो। Unfortunately, this plant did not have all the desired combination of character for its commercial utilization. तो इसको फिर कंटिन्यू नहीं किया गया था। सो दिस इज अबाउट द सोमल क्लोनल वेरिएशन, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन और प्लांट टिश्यू कल्चर, इंसेक्ट पेस्ट जो बनाई जाती हैं, डिफरेंट वेराइटीज जो बनाई गई हैं पेस्ट रेजिस्टेंस से, इंसेक्ट रेजिस्टेंस से, वो सारा का सारा अभी हमने इस पर्टिकुलर पार्ट में डिस्कस किया है। सो दिस इज ऑल about part 5. If you still have any query, you can write down it in comment box. We will discuss it later on. Thank you.